What's up everyone? Welcome back to the channel। तो आप लोग पहुंच गए हो आज डे 13 पे और मात्र बच गए हैं 8 दिन। सिर्फ 8 दिन की मेहनत और करनी है और पूरा सिलेबस तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन इको चैप्टर नंबर 3, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, या फिर इसी को हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। बहुत क्विकली हो जाएगा, आज हो जाएगा कंप्लीट, नहीं तो छुटर पुटर बचेगा तो उसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ करे हुए। चलिए लेट्स बिगिन। तो बेटा जी, अब आप लोगों ने देख लिया कि सबसे पहले हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने रूल किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हमने इकोनॉमिक प्लानिंग करी ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, क्या क्या मेजर्स लिए, पब्लिक सेक्टर का मेजर रोल, फिर एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें हमने चेंज करी, इंडस्ट्री में, फॉरेन ट्रेड में। अब हुआ क्या, 1991 यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग के 40 साल बाद 51 में 5 ईयर प्लान आया था सबसे पहला। 5 ईयर प्लान क्या होता है सर? हमारे इकोनॉमी में जितनी भी प्लानिंग होती थी वो सब 5 साल के लिए होती थी, जितने भी प्लान्स बनते थे वो 5 साल के लिए बनते थे। तो पहला 5 ईयर प्लान आया था 1951, जिसका फोकस मेन एग्रीकल्चर पे था। ओके, अब 40 साल के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि यार प्लानिंग तो हमने करी, बहुत सारी चीजें बेटर भी हुई, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी रहे और हम काफी उलझ चुके हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें और पैसे की जरूरत है। अब पैसा कहां से लाएं भाई? पैसे के लिए लोन लेना पड़ेगा। लोन किससे लें? आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक को हमने बोला कि भैया ऐसी ऐसी हमारी हालात है, हमें पैसे की जरूरत है। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपनी इकोनॉमी में कुछ चेंजेस करने होंगे तब हम आपको लोन देंगे। हमने बोला भैया क्या चेंजेस चाहते हो? तो उन्होंने बोला ये जो रेस्ट्रिक्शंस तुमने लगाई हुई है ना, कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर लीड करेगा, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट बैंक्स नहीं हो सकते, ये सब हटानी पड़ेंगी। सारी पॉलिसीज को रिवाइज करना पड़ेगा और चीजें बदलनी पड़ेंगी। तो हमारी गवर्नमेंट ने चाहते हुए या ना चाहते हुए उसको एक्सेप्ट किया और पॉलिसीज को चेंज किया। उस पॉलिसी चेंज को बोला गया द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या आया बेटा? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 फैक्टर्स हमें देखने को मिले। सबसे पहला इज लिबरलाइजेशन। सर व्हाट इज लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन का मतलब है जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे प्राइवेट सेक्टर पे कि हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना है, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, सेटअप के लिए, आप इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, उन सबको हटाना, उन सबको ईज ऑफ करना, उसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन। सर व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जितनी भी पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस जो अच्छी नहीं चल रही या वहां पे कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर को रोल देना। तो प्राइवेटाइजेशन होता है पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना। थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। सर व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन होता है कि आप ये जो फॉरेन ट्रेड के रेस्ट्रिक्शंस थे कि भैया इंपोर्ट नहीं करना, कम से कम करना है, एक्सपोर्ट हम करना चाहते थे, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे सारे रेस्ट्रिक्शंस हटाओ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री होने चाहिए, अपनी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आने दो, आप बाहर इन्वेस्ट करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सिर्फ इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी को छोड़ो। इनवर्ड लुकिंग में क्या करते थे? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बस इंपोर्ट रोकने की कोशिश करते थे। आप एक्सपोर्ट प्रमोशन पे फोकस करो, राइट। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब ये रिफॉर्म्स क्यों लाने पड़े बच्चों? क्या क्या चीजें थी? सबसे पहला कारण था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो हमारा पब्लिक सेक्टर जो लीडिंग रोल निभा रहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसका परफॉर्मेंस काफी पुअर था। तो पुअर परफॉर्मेंस था पब्लिक सेक्टर का। दूसरा डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी में बहुत ज्यादा डेफिसिट हमें देखने को मिला। डेफिसिट इन बीओपी। सर बीओपी क्या है? बीओपी बेटा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ये रिकॉर्ड करता है कि आप कितना इंपोर्ट कर रहे हो, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो। डेफिसिट का मतलब होता है जब आपके खर्चे ज्यादा हैं और आपकी इनकम कम है। इसका मतलब आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो और एक्सपोर्ट कम करते हो। तो हमारा बीओपी नेगेटिव में जा रहा था। आप जब भी खर्चे ज्यादा करोगे तो आपका बजट नेगेटिव में जाएगा ना। उसी तरीके से जब कोई देश ऐसा करता है तो उसका बजट भी नेगेटिव में चला जाता है, वही समझ लो एक तरीके से। इसके बाद आता है इन्फ्लेशन। महंगाई पे हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, हमारे हाथ से बाहर निकल चुकी थी सिचुएशन। इन्फ्लेशन एक कारण था। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो हमारा पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट था वो बहुत ही इनएफिशिएंट था, करप्शन था, लीकेज था,
बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ स्लो था, जिस वजह से हमें ये चेंजेस लाने पड़े। कर्जा हमें लेना पड़ा, बर्डन हो गया हमारे ऊपर डेट्स का, जिस वजह से हमें ये सारे बदलाव करने पड़े। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे खत्म हो गए थे। सर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो गए थे मतलब, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होता है बेटा कि अगर आपको कुछ भी इंपोर्ट करना है तो पैसा तो फॉरेन एक्सचेंज में देना पड़ेगा ना। अब वो रिजर्व्स ही नहीं बचे थे हमारे पास, रिजर्व्स बचे थे मात्र 7 दिन के। तो बहुत बुरा हाल हो गया था, एक्सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत थी, पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो इसीलिए हमें ये सारे चेंजेस करने पड़े। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बच्चों क्या आ जाता है, देखो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991. It consisted of wide range of reforms. The main aim was to create a more competitive environment and remove the barriers of entry and growth. है ना। अब इसके अंदर दो प्रकार के मेजर्स लिए जाते हैं, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल। स्टेबलाइजेशन हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को फटाफट स्टेबलाइज करना, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को फटाफट सॉल्व करना, तो उसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स। इनके अंदर जो मेजर फोकस है वो बीओपी पे था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे था, इन्फ्लेशन पे था। ये तीन चीजें बच्चों मेनली स्टेबलाइजेशन में थी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं जब हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, लंबे समय के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे मेजर जो फोकस था एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी पे था, प्रोडक्शन पे था, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस पे था, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे था। तो ये सारी चीजें हम लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे थे, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो स्टेबलाइजेशन इज फॉर शॉर्ट टर्म, स्ट्रक्चरल इज फॉर लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट आता है बच्चों लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है, ये मैं आपको बता चुका हूं। लिबरलाइजेशन में हम क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी में जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल्स हैं प्रोडक्शन पे कि भैया नहीं कर सकते, लाइसेंसेस वगैरह थे वो सब हटा दिए गए, वो सब कोटाज, वो सब लाइसेंसेस, वो सब रिमूव करे गए। ठीक है, तो देखो लिबरलाइजेशन का पर्पस वाज टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर एंड एमएनसीज टू इन्वेस्ट एंड एक्सपेंड। अब हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करेंगे, हम लोग एमएनसीज को भी अलाउ करेंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी अलाउ करेंगे कि वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं और ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के चक्कर में सारे प्रॉब्लम्स आ गई थी ना, उसको दूर करना। नेक्स्ट क्या आता है सर, कौन कौन से रिफॉर्म्स आए सर, कौन कौन से रिफॉर्म्स हमें लिबरलाइजेशन में देखने को मिले। तो देखो बच्चों लिबरलाइजेशन में जो मेजर रिफॉर्म्स आए, सबसे पहले हमने बोला इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रीज में क्या क्या बदलाव हुए, सबसे पहला कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही ले ली थी। शेड्यूल 1 में 17 इंडस्ट्रीज, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज, है ना, तो लगभग ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही थी। तो ये सरकार का कंट्रोल जो है वो हटा के 17 से मात्र 3 इंडस्ट्रीज कर दिया गया था। गवर्नमेंट ने बस 3 इंडस्ट्रीज अपने पास रखी थी, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी और डेंजरस केमिकल्स। बाकी सब में बोला कि प्राइवेट सेक्टर भी आके इन्वेस्ट कर सकता है। अब देखो कम्युनिकेशन ले लो, बैंकिंग ले लो, कितना डेवलप हो गया। पहले ये सब गवर्नमेंट के हाथ में था, तो 1991 के बाद ये चेंज आया। उसके बाद डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, जो प्रोडक्शन एरियाज रिजर्व करे हुए थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, वो सब डी रिजर्व करे गए। कोई भी इंडस्ट्री आके वहां पे सेटअप कर सकता है प्लांट और ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। एक्सपेंशन करना आसान था, अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो आपके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से एक्सपेंशन कर सकते हो। कैपिटल गुड्स अगर आपको इंपोर्ट करने हैं, यानी अच्छी टेक्नोलॉजी अगर आपको बाहर से इंपोर्ट करनी है, बड़ी बड़ी मशीनें आपको इंपोर्ट करनी है, तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। देयर इज कंप्लीट फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। इसके साथ साथ जो लाइसेंसिंग थी, अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो लाइसेंस लो, हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट का कंट्रोल, वो सब एबॉलिश कर दिया गया था। तो इंडस्ट्रीज में से देखो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, लाइसेंस हटा दिया, आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो कैपिटल गुड्स। प्रोडक्शन अगर आपको एक्सपेंड करना है आराम से करो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो रिजर्व एरियाज थे वो सब डी रिजर्व कर दिए गए और पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया। दूसरा कौन सा आता है बच्चों, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। सर फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंस में क्या चेंजेस आए, तो फाइनेंस में बच्चों सबसे पहले तो आरबीआई का रोल चेंज करा गया। आरबीआई का रोल चेंज कर दिया फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। सर रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर का क्या मतलब होता है, आरबीआई का काम पहले रूल्स और रेगुलेशंस बनाना था। आरबीआई को बोला गया भैया सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस मत बनाओ, आप बैंकों को फैसिलिटेट करो, उनको फैसिलिटीज दो, उनको बेनिफिट दो। तो जो रोल ऑफ आरबीआई है हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। उसके बाद बच्चों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को फ्रीडम दी गई कि आप लोग आओ बिजनेस करो। आज देखो कितने सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कितना अच्छे सर्विसेज दे रहे हैं,
इतने सारे फीचर्स लेके आते हैं, इतने सारे नए कार्ड्स लेके आते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कितना प्रमोट हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत डेवलप हुए आफ्टर 1991। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट 51% तक अलाउ कर दिया गया कि बाहर से आके वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज मच एज 51%। उसके बाद एक्सपेंशन प्रोसेस काफ़ी इजी कर दिया गया। अगर एक्सपेंड करना है, नई ब्रांचेस खोलनी है, अलग अलग जगह पे जाके बैंक्स खोलने हैं, तो दिस प्रोसेस हैज़ बीन सिंप्लीफाइड, राइट। तो ये सारी चेंजेस आए बच्चों हमारे पास फिनेंशियल सेक्टर में। इसके बाद हमारे पास आते हैं फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स मेनली हम लोग टैक्स रिफॉर्म्स को बोलते हैं। तो टैक्स में अगर हम बात करें तो दो प्रकार के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी चर्चा हम गवर्नमेंट बजट में करते हैं डिटेल में, राइट। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो डायरेक्टली आप ही को देना है, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो आप अपने कस्टमर पे भी शिफ्ट कर देते हो, जैसे जीएसटी। जीएसटी लगता है कंपनी पे, कंपनीज कस्टमर्स को शिफ्ट कर देती हैं, तो बिल बढ़ा देती हैं उतने से ही, तो वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है ना। तो टैक्स में क्या किया गया, लिबरलाइजेशन से पहले टैक्स स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था और चोरी हो सकती थी, इवेजन होता था, है ना। तो अब क्या करा गया है, इस तरीके का टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया, एक तो सिंप्लीफाइड, दूसरा चोरी करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड मॉडरेटेड। इससे टैक्स कंप्लायंस बढ़ा है और सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा है। ये फिस्कल रिफॉर्म्स में आ जाता है बच्चों। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो हम फॉरेन सेक्टर की बात करते हैं। अब आपने सुना था ना, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल खत्म हो गया था, तो उसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या करा, देखो इसके अंदर एक तो फॉरेन एक्सचेंज पे काम करा गया और एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे काम करा गया। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब हमारा जो ट्रेड है, तो सबसे पहले क्या करा गया, इसके अंदर डीवैल्यूएशन करा गया रुपए का। एक ही बार गवर्नमेंट ने यहाँ पे डीवैल्यूएशन किया। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है अपने रुपए की वैल्यू को कम करना। ये हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं कराऊंगा आपको, इसके बाद वही कराऊंगा। तो डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अपने रुपए की कीमत को नीचे लेके आना। इससे क्या होता है, सामने वाले को हमारा सामान सस्ता पड़ता है, तो वो लालच में ज्यादा खरीदता है। जैसे आप सेल में सामान सस्ता पड़ता है तो ज्यादा खरीद लेते हो ना, गवर्नमेंट ने अपना रुपया ही डीवैल्यू कर दिया कि हमारा सारा सामान सस्ता पड़ेगा। सारा सामान सस्ता पड़ेगा तो हम उस सिनेरियो में क्या करेंगे, उस सिनेरियो में ज्यादा बाय करेंगे। इसी तरीके से बाहर से डिमांड ज्यादा आने लगी, एक्सपोर्ट बढ़ने लगे और हमारा फॉरेन एक्सचेंज थोड़ा सा एक्यूमुलेट होने लगा, पैसा आने लगा। तो लिखा हुआ है देखो, डीवैल्यूएशन इंप्लाइज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ रूपी, ठीक है ना, इंप्लाइंग दैट अ यूएस डॉलर कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज। ठीक है, अब इससे वो ज्यादा सामान खरीद सकते थे। दिस इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू द इंडियन इकोनॉमी। अब इससे क्या हुआ, बाहर की करेंसी बहुत सारी भारत में आई, एक्सपोर्ट बढ़ा, तो बहुत बड़ा चेंज था ये लिबरलाइजेशन के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जितने भी टैक्सेस वगैरह लगाए हुए थे, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह लगाई हुई थी, वो सब हटा दी गई। Tariff restrictions have been considerably moderated, rather withdrawn for many items of exports and imports. बहुत सारी moderate कर दी गई, कम कर दी गई। Instead of policy of protection, now there is a policy of survival of the fittest. अब हम बस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की वो प्रोटेक्शन की पॉलिसी वगैरह खत्म हो चुकी थी। अब तो ये है भैया, जो ज्यादा बेहतर काम करेगा, कंपटीशन है, जो ज्यादा बेहतर काम करेगा वो सर्वाइव करेगा। मार्केट कॉम्पिटिशन हैज रिप्लेस्ड द पॉलिसी ऑफ कोटाज एंड टैरिफ्स। कंपटीशन ही चलेगा, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है क्या क्या चीजें मेनली इसके अंदर करी गई फॉरेन ट्रेड में। तो फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड में देखो इंपोर्ट लाइसेंसिंग, जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग थी, आपको अगर इंपोर्ट करना है तो लाइसेंस लेना है, वो इंपोर्ट लाइसेंसिंग कंप्लीटली हटा दी गई। इंपोर्ट कोटाज हटा दिए गए, कोई क्वांटिटी सीलिंग्स नहीं है। एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी गई, आप जितना चाहो उतना एक्सपोर्ट करो, मन लगा के एक्सपोर्ट करो। तो ट्रेड पॉलिसी जो है वो बेसिकली इस तरीके की बनाई गई कि अब खुल के व्यापार हो। वो हमारे को सामान बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, हम सामान बेचना चाहते हैं तो हम भी बेच सकते हैं। तो फ्रीडम दे दी गई बिल्कुल। देयर इज अ रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस इन द डोमेस्टिक मार्केट्स। तो ये सब बच्चों हमारे पास लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स में आ जाता है। लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो बड़े ध्यान से आपको ये सारे लर्न करने हैं। इसके बाद आ जाता है बेटा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इज सिंपल, जहां पे हम पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करते हैं और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकता है बच्चों, या तो गवर्नमेंट अपने कुछ शेयर्स सेल कर दे आपको, है ना, जिसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, कि सरकार अपने कुछ शेयर्स, जैसे सपोज कोई गवर्नमेंट की कंपनी है,
उसको गवर्नमेंट बेचना चाहती है, तो या तो गवर्नमेंट उसके कुछ शेयर्स बेच दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि सरकार पूरी की पूरी कंपनी ही बेच दे। तो दो तरीके से प्राइवेटाइजेशन होता है। नंबर 1, आउटराइट सेल ऑफ द एंटरप्राइज, यानी पूरा का पूरा ही बेच दो। नंबर 2, गवर्नमेंट अपना ओनरशिप हटा ले और मैनेजमेंट हटा ले और अपने शेयर्स जो है वो सेल कर दे प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है जी। दो तरीके देखो डिसइन्वेस्टमेंट। सर व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट दैट प्रमोट्स प्राइवेटाइजेशन. इट occurs when the government sell off its share capital of public sector enterprises to private investors. प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच दिया जाता है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी एयरवेज हैं जो पहले गवर्नमेंट के अंडर थी, अब वो टाटा को बेच दी गई, या इस तरीके से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेच दी गई, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं सर्वाइव कर पा रही थी, लॉसेस में जा रही थी, कैसे झेले भाई, तो सेल कर दिया सरकार ने। द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज द सेम इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन. इट इज टेकन एज अ रेमेडियल मेजर टू इंप्रूव प्रोडक्शन. अब वो वेस्टेज हो रही थी, लॉस बियरिंग, अल्टीमेटली बर्डन तो जनता के ऊपर ही है ना। सरकार का लॉस कौन भरेगा? जनता ही भरेगी, कलेक्ट तो जनता से ही किया जाएगा। तो उस बर्डन को कम करने के लिए उसको प्राइवेट सेक्टर्स को बेच दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? तो देखो सबसे पहले तो फायदे देख लो। प्राइवेटाइजेशन के सबसे पहला फायदा क्या है? इससे एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है। सर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसे? जैसे आप देखो ना कि अगर जियो ने इंटरनेट फ्री किया तो बीएसएनएल को भी रेट्स कम करने पड़े। जियो कुछ नया लेके आता है तो इनको भी लेके आना पड़ता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक कुछ करता है तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी करना पड़ता है। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलता है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब देखो प्राइवेट सेक्टर हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आएगा, नई वैरायटी लेके आएगा, क्रिएटिविटी करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में वो हमेशा मिसिंग होता है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हमेशा कंज्यूमर सॉवरेनिटी को प्रमोट करती है। सॉवरेनिटी का मतलब ज्यादा चॉइस, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये ज्यादा फोकस होता है प्राइवेट सेक्टर का। तो प्राइवेटाइजेशन के ये सब फायदे हैं। नुकसान क्या है? नंबर 1, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी खत्म। सोशलिस्टिक पैटर्न का क्या मतलब हो गया? सोशल वेलफेयर की बात नहीं करेगा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का फोकस होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना। ये थोड़ा सा नुकसान है। इससे रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है। दूसरा, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस से होता है सब। सर फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस का मतलब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी वो बनेगी। अब डिमांड अगर रिच कर रहे हैं तो बस रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सर्व करने के लिए ये सेक्टर काम करेगा। उसके बाद क्या होता है? प्राइस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन होता है। भैया देखो प्राइवेट सेक्टर तो महंगा तो होगा, पैसा कमाना है भैया उन्होंने, तो प्राइवेट सेक्टर कंपैरेटिवली पब्लिक सेक्टर से एक्सपेंसिव होगा, तो कई बार अफोर्डेबिलिटी का इशू रहता है। तो ये सब बच्चों हमारे पास मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं प्राइवेटाइजेशन के। इसके बाद हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन। अब देखो भाई, हम इतनी सारे एमएनसीज देखते हैं, हम इतने सारे पिज्जा स्टोर्स, मैकडॉनल्ड्स, इतने सारे बिजनेसेस देखते हैं जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज हैं जो हमारे यहाँ आज बिजनेस कर रही हैं। ये सब पॉसिबल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो सर व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इट मींस इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज। मकसद क्या होता है? फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स। ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कैसे करोगे? एक प्रोसेस जिसमें आप ओपननेस बढ़ाते हो, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ाते हो। ओपननेस का मतलब अब ओपन हो गई है इकोनॉमी, एक इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी के साथ मिलकर बिजनेस करेगी और काफी अच्छे रिलेशंस में काम करेंगी। एम क्या होता है? बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना, मतलब किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं हो बिजनेस में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है क्योंकि पॉलिसीज वगैरह अकॉर्डिंगली देख के बनानी पड़ती हैं। और उसके बाद नेटवर्क्स इसके अंदर बनते हैं जिसमें हम इकोनॉमिक, सोशल, ज्योग्राफिकल हर तरीके की बाउंड्री को ब्रेक करके बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद बेटा देखो क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्ट्रेटजीज दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या चीजें हुई हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, थोड़ा सा इसको ध्यान देना। सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास, द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 40% टू 51 टू 100%। इसका मतलब ये है बच्चों, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ते 40 से 51 से 100% तक की इन्वेस्टमेंट अलाउ करी गई है फॉरेन कैपिटल की। उसके बाद पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी अलाउ करा गया है। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ डॉलर टू रुपी, है ना, या फिर रुपी टू डॉलर। तो इसमें क्या होता है कि पहले बिल्कुल भी अलाउड नहीं था क्योंकि ट्रेड बैरियर्स थे, हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही नहीं थे। लेकिन बाद में थोड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए अलाउ करा गया
दैट इज पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी। उसके बाद तो फुल कन्वर्टेबिलिटी भी अलाउ कर दी गई कि हर ट्रांजेक्शन के लिए अलाउड है, बट फिलहाल हमारे पास जो किताबों में है वो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ही है कि 91 में पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी अलाउ कर दिया गया एट मार्केट प्राइसेस। ठीक है, उसके बाद इन ऑर्डर टू एनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस टैरिफ बैरियर्स हैव बीन विड्रॉन। जितने भी टैरिफ बैरियर्स हैं वो सारे के सारे टैरिफ बैरियर्स भी रिमूव कर दिए गए थे। इन ऑर्डर टू एनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस टैरिफ बैरियर्स हैव बीन विड्रॉन। टैरिफ का मतलब टैक्सेस बैरियर्स जो थे वो सब हटा दिए गए थे। उसके बाद लिखा हुआ है सिंस 2001 क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑल इंपोर्ट आइटम्स हैव बीन टोटली विड्रॉन। अभी पीछे बोल रहा था ना कि कंप्लीटली विड्रॉ नहीं करे गए थे, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कंप्लीटली विड्रॉ कर दिए गए थे। ये कुछ नहीं है बच्चों, ये आपको नहीं देखना। ये MBA वाली स्लाइड्स है मेरी, उसमें से ये फाइल ली गई है तो इसको मत लेना तुम लोग, ठीक है। तुम लोग बस ये पढ़ोगे। ग्लोबलाइजेशन में मेनली यही आपको रिवीजन करना है। डन है सर। इसके बाद सर क्या पॉजिटिव्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, क्या नेगेटिव्स हैं। पॉजिटिव्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स तक इजी है हमारे लिए पहुंचना, नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत होते हैं, ग्रोथ होती है, हम बाहर के लोगों के साथ आइडिया स्किल टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं तो बहुत कुछ नया हमें देखने को मिलता है। नेगेटिव्स क्या होते हैं, नेगेटिव्स ये है यार कि ज़्यादा उन कंट्रीज़ को फ़ायदा है हमारे से, हमारी कंट्री को इतना ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि हम तो अभी डेवलपिंग है, वो लोग बहुत सारा पैसा बना के ले जाते हैं। तो देखो लिखा हुआ है द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्रू मोर टू डेवलप्ड कंट्रीज, इट कंप्राइजेस द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। पुअर कंट्रीज के वेलफेयर से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनको तो पैसा कमाने से मतलब है, तो वेलफेयर थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया जाता है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन से डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं बिटवीन पुअर एंड द रिच, क्योंकि फिर से वही बात है, सब कुछ डिमांड सप्लाई से चलेगा। अब डिमांड सप्लाई ज़्यादा डिमांड जो है वो कौन करता है, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी करता है, तो सब कुछ उसके अकॉर्डिंगली होने लगता है, पुअर का वेलफेयर नेग्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हमने रिवाइज करे। अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जिनसे क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत कम आता है, बस आपको पता होना चाहिए। सर व्हाट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है बेटा जी आपने जब अपना काम किसी और से करा लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये बोला जाए कि बहुत सारी कंट्रीज़ हमें बैंकिंग सर्विसेज देती हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे से बहुत सारा काम करवाती हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे इस तरीके के कॉल सेंटर्स हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वो क्यों काम कर रहे हैं, वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, वो फाइनेंस सर्विसेज दे रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं, मल्टी सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड करता है बाहर। ये क्या है, सब आउटसोर्सिंग है। सर व्हाट इज आउटसोर्सिंग। दिस इज एन इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। इसके अंदर कॉल सेंटर, ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, बहुत कुछ आता है। इंडिया बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन चुका है आउटसोर्सिंग का। ठीक है, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि इंडिया में लेबर बहुत चीप रेट पे अवेलेबल है और बहुत बड़ा आईटी सेक्टर है जो हेल्प कर देता है ये सारी चीज़ें करने में आसानी से। तो ये हमारे पास बच्चों आउटसोर्सिंग में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है एलपीजी के क्या क्या फ़ायदे हुए। एक वाइब्रेंट इकॉनमी बना, वाइब्रेंट का मतलब जो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। स्टिमुलेशन हुआ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काफ़ी बूम देखने को मिला, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज लगी, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन किया। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर को ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हुई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे वो थोड़े से बढ़ गए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बाहर से हमारे पास आया काफ़ी सारा। ठीक है, डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं, एग्रीकल्चर को बिल्कुल भूल गए। अर्बन कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब कि मेजर फोकस अर्बन एरियाज पे किया गया। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म का मतलब वैसे अंग्रेज चले गए लेकिन अब वो इस तरीके से हमारे पे कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ तो वही बेच रहे हैं हमें, सारा पैसा तो बाहर जा रहा है। कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स पे बेस्ड चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से बिजनेसेस का थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। कल्चरल इरोजन, लोग अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि हमारे इंडिया के लिए इतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फेवर में अगर आपको बोलना हो कि रिफॉर्म्स के क्या क्या बेनिफिट हैं तो आप बोल सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है, फॉरेन कैपिटल आया है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया है, एक्सपोर्ट बढ़े हैं, महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल हुई है थोड़ी सी, और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बढ़ा है। ठीक है, तो ये सब फेवर में होते हैं। अगर मैं अगेंस्ट की बात करूं तो बोल सकते हैं बेरोजगारी अभी भी वैसी की वैसी है, एग्रीकल्चर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था उस पर फोकस नहीं करा गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई,
डिसइन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी, कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा हो गया है और अनबैलेंस ग्रोथ है। अनबैलेंस ग्रोथ का मतलब रूरल और अर्बन एरियाज में ग्रोथ बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है, काफ़ी अनबैलेंस्ड है। तो आई होप आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगे कि मुझे और पढ़ना है, तो मैंने अभी जो रिसेंट लास्ट मंथ प्लेलिस्ट बनाई है पूरी इंडियन इको की, वहां जाके आप पढ़ सकते हो। वो काफ़ी इससे ज़्यादा डिटेल्ड में वीडियोस बनी हुई हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है सर जीएसटी। जीएसटी आप सब जानते हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सभी गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको डेट्स याद रखनी है। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने बहुत सारे टैक्सेस खत्म करे। 29 मार्च 2017 में पार्लियामेंट में एक्ट रखा गया था और 1 जुलाई 17 से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है। मल्टी स्टेज कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स रिफॉर्म माना जाता है इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिपेंडेंस के बाद इसने सारे टैक्सेस को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके एक ही टैक्स में कन्वर्ट करा। तो बहुत बड़ा रिफॉर्म ये माना जाता है। उसका टैगलाइन क्या है? वन नेशन वन टैक्स। और इसने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस और 23 सेस खत्म करे हैं। ये याद रखना बच्चों, कई बार 3 नंबर में जीएसटी का सवाल आ जाता है, तो इतने पॉइंट्स तो बनते हैं, तो लर्न करके जाना इसको। इसके बाद बच्चों जीएसटी में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, आईजीएसटी तब चलता है बच्चों अगर 2 स्टेट्स के बीच में बेसिकली बिजनेस हुआ हो, है ना। तो देखो अगर सेम स्टेट में बिजनेस हुआ है, जैसे सपोज मैं यूपी में हूं, तो यूपी से यूपी में अगर बिजनेस हुआ है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। ठीक है। और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को चले जाता है। बट अगर यूपी से बिहार हुआ बिजनेस तो कौन सी स्टेट रखेगी टैक्स? लड़ाई थी तो गवर्नमेंट ने बोला किसी को कुछ नहीं मिलेगा। आईजीएसटी लगेगा, सारा हम रखेंगे। मोदी जी ने बोला सारा मैं रखूंगा। ठीक है। तो दैट इज आईजीएसटी। ठीक है। मोदी जी रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो ये सारा का सारा इंटीग्रेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। इसके बाद आता है बच्चों जीएसटी के क्या क्या फायदे हुए? टैक्स, ओवरऑल टैक्स बर्डन कम हुआ, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि इतने सारे टैक्सेस कम हुए तो ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, कस्टमर्स के पास अच्छी चॉइसेस हैं, हायर डिस्पोजेबल इनकम हो गई, डेवलपमेंट ऑफ हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी हिडन टैक्सेस नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई हिडन टैक्सेस नहीं है। हार्मोनाइज्ड का मतलब होता है ज्यादा बेटर, ज्यादा क्लियर, ज्यादा ट्रांसपेरेंट मार्केट डेवलप हुई है। नेक्स्ट आता है सर डीमोनेटाइजेशन। सर व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन? देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज एन एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी फ्रॉम इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। हम लोग जब 8 नवंबर को 2016 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने बोला कि 500 और 1000 के नोट्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। तो वो क्या था? डीमोनेटाइजेशन था कि इस डेट के बाद वो नोट लीगल ही नहीं होंगे, तो उनको हटा दिया गया। द एम वॉज टू कर्ब करप्शन। मेजर पर्पस करप्शन कम करना था, ब्लैक मनी का यूज कम करना था, इलीगल एक्टिविटीज पे जो पैसा जा रहा था उसको कम करना था। ऑन द 8th of November it was decided to demonetize high value currency, that is 500 and 1000। 86% ऑफ द टोटल करेंसी ये नोट्स थे, तो ये बंद करे गए। तो सोचो जिन लोगों के पास ब्लैक मनी होगा उनको कितना नुकसान हुआ होगा। क्या क्या फीचर्स थे? इसको देखा जाता था बच्चों एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर की तरह। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जिसमें टैक्स सिस्टम को बेटर बनाया जाए। जो लोगों के घर में पैसा पड़ा है वो लोग बैंक में रखेंगे तो उस पर वो इंटरेस्ट भी कमाएंगे और वो पैसा एक ज्यादा बेटर वे में यूज होगा। तो लिखा हुआ है चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। रिडक्शन इन टैक्स एवेजन, लोग चोरी नहीं करेंगे क्योंकि कैश में जब काम होता है तो टैक्स की चोरी होती है, तो इसने थोड़ा सा कम करा। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम लोग फोकस कर रहे थे कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी कंपैरेटिवली कैशलेस बन जाए और डिजिटल ज्यादा हो। तो ये हमारे पास बच्चों डीमोनेटाइजेशन के कुछ फीचर्स थे। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा इंडियन इको का चैप्टर नंबर 3 भी समाप्त हो जाता है। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। रीडिंग जरूर लगाना किताब में से, जो पॉइंट याद नहीं है उसको याद कर लेना और इसके साथ साथ बस तैयारी अपनी खींच के रखना, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट खत्म हो गया इंडियन इको का। यूनिट नंबर 2 का एक चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग कर चुके हैं। तो इंडियन इको से बस 4 चैप्टर्स बचे हैं और मैक्रो में कुछ पोर्शन बचा है जो कि हम इसी वीक में खत्म करेंगे। तो मैक्रो का मैक्सिमम पोर्शन इसी वीक में खत्म हो जाएगा। अगले वीक में 2-4 दिन तक जाएगा ये सीरीज, तो इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। ऑल राइट, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।